तीन टाइप में मैंने डिवाइड किया था, एक स्टोइचियोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और एक यस सर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपके दो टाइप के आ जाते हैं ना, कौन कौन से? मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट, लेकिन LICL है वो NaCl टाइप का है, तो वो एक्सेस में ही यस जाता है। लाइक वैकेंसीज डिफेक्ट जो आपका है यहाँ पे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैसे होगा? अनायनिक वैकेंसी से अनायंस को हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर। समझ आया? ओके सर। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ दिया रहता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय NaCl, तो कौन सा क्या आंसर होगा? ये फिलहाल हमें याद रहना चाहिए कि NaCl कौन सा शो करता है, क्योंकि हमने सर एक्सपेरिमेंट शॉर्ट किया। शॉर्ट की। हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इधर उधर होते हैं, ठीक है। यस। ठीक है, तो अब अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सर स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट होगा, शुरू होगा। एक मिनट, ठीक है। सर हमने रेट ऑफ रिएक्शन तक कर लिया था इसमें। मुझे यही तो याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। एक वीडियो ऑन नहीं हुआ अब तक। तो बेसिकली हमने रेट ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया था, है ना? यस सर। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वगैरह क्लियर कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया था। बताइए, यूनिट ऑफ अफान, यूनिट सर ऑफ रेट ऑफ। यूनिट नहीं बताया था सर। हाँ, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? सर मोल पर नहीं, मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसे कर दिया। मोल हाँ पर सर। लीटर पर सेकंड होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -dr/dt, समझ ले। तो dr क्या होगा? मोल पर लीटर, और टाइम होगा तो पर सेकंड होगा, है कि नहीं? यस सर। तो देखिए, यहाँ पे आपने ये बता दिया कि यूनिट ऑफ मोल मतलब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इस पे हमने वो आपको मैंने ये भी लिखवाया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिए। उस पे एक क्वेश्चन भी करवाया था N2O5 वाला, ठीक है। तो हमें आज पढ़ना था रेट लॉ। तो यहाँ देखिए, रेट लॉ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये रेट लॉ कहता क्या है, ठीक है। रेट लॉ ये कहता है कि एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिसकी पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, उसको रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर लिखूं आसान वर्ड में तो ये से लिख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, the experimental expression of rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law, is known as rate law। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। जस्ट सपोज अपने पास एक रिएक्शन दे रखा है, AA प्लस BB विल गिव CC प्लस DD। तो रेट लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसको किस में लिखते हैं हम लोग?
कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। किसके टर्म में लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेट लिखूं तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर, क्योंकि बस रिएक्टेंट से मतलब है ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई आता है, ठीक है। ये एक्स और वाई जो होता है बेसिकली, सबसे पहले यहाँ देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई। ये जो एक्स और वाई होता है आपका, ये क्या होता है आपका? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये एक्स और वाई जो वैल्यू होता है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्स एंड वाई डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। आपने जब क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उसमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की बात आती है जब, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्ट मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दोनों लेते हैं तो उसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, वो पावर में आता है कि नहीं, याद है? लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये जो पावर में आती है जो चीज है एक्स और वाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। इट कैन बी इक्वल टू इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट। समझ में आया अभिनव, अफान, सक्षम? यस। यस। लिखिए इसे। Where x and y are experimentally determined quantity which can be equal to its stoichiometric coefficient of A and stoichiometric coefficient of B. मतलब सर क्वेश्चन में ये गिवन ही रहेंगी? हाँ, ये गिवन होगी, ठीक है। डन। क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर इस चैप्टर को खत्म होते होते इतने सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि हम बता सकते हैं किसी किसी चीजों के किसी किसी हेल्प से, ठीक है। चलिए, स्लाइड चेंज किया हमने, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिकली वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से सिमिलर है और उसी टाइप का है, ठीक है, उसी के हेल्प से बनता है। देखिए सबसे पहले कि अगर कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपके पास, रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपके पास, तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है इन दोनों के सम को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होते हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं the sum of power of concentration of reactants in rate law expression is known as, is called order of reaction। तो यहाँ क्या दे रखा है? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर है उनका सम इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो x प्लस वाई है, ठीक है, इससे लिखिए पहले। हो जाए तो बताइएगा। Done. देखिए Done. यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई होगा, ठीक है। ये जो x है ना बेसिकली ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है। ये क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ये जो y है आपका ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और इन दोनों का सम जो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कह लेंगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पूरे इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो बहुत आसान होता है कि पावर जो भी गिवन है रेट लॉ में उसको सम कर देंगे तो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। Yes. अफान अफान आप यस सर बोलिए। लिख लिए सर। लिख लिए, समझ में आ रहा है? लिखा नहीं है। यस। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लिए तो हम यहाँ पे छोटा सा और बहुत ही आसान क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has rate expression rate is equal to k into a का पावर 1/2 into b का पावर 3/2 and b is rate is equal to k into a का पावर 3/2 into b का पावर 1। इसका ऑर्डर निकालना है। Done. वेरी गुड। पहले वाले का क्या आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम होगा 2. तो 1/2 प्लस अफवान आप बताइए जरा, यानी सेकंड ऑर्डर है ये। और इसकी जब बात करें बताइए जरा, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 या 5/3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 ऑर्डर। हाँ बताइए सर सेकंड ऑर्डर और ये 2.5 ऑर्डर का मतलब क्या होगा वैसे? अभी बता रहा हूँ मैं। ये लिख लिया आपने? Yes.
देखिए सर, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, कॉन्टैक्ट देखिए, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली एक रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ के हिसाब से हमने ऑर्डर निकाला, ठीक है। और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलग अलग हाफ लाइफ होते हैं, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग होगा, उसका बहुत सारी मतलब सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं अगर हम ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं तो, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अलग मतलब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यही हो गया कि आपके रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का पावर आएगा वो जीरो होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो रिएक्टेंट का पावर आएगा वो वन आएगा, सेकंड ऑर्डर का मतलब हो गया सेकंड आ जाएगा। और उसी हिसाब से जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं तो अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। टाइम सॉल्व करने का, रेट कांस्टेंट सॉल्व करने का, प्लस आपके हाफ लाइफ इंक्रीज डिक्रीज करता है, हाफ लाइफ का भी अलग अलग फॉर्मूला आता है सबका। तो ये ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि इसके रेट एक्सप्रेशन में पावर क्या था, एक्सपेरिमेंटली क्या पावर आया था, जीरो आया था, वन आया था, 1.5 आया था, हाफ आया था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सक्षम। सर हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक आएगा अपने पास। हाफ लाइफ का मतलब वैसे ये हो जाता है कि जितना टाइम लगे आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा करने में, ठीक है। रिएक्टेंट है अपने पास 10 मोल, ठीक है। अब सपोज आपने 20 मिनट में इसको 5 मोल कर दिया, यानी 5 मोल इधर कन्वर्ट हो गया, 5 मोल इधर, 5 मोल बच गया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा करने में जितना टाइम लगे उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से लिखिएगा कि ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be positive, negative, fraction और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो। डन। ठीक है, देखिए अब हम ये ऑर्डर वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं सक्षम? अभी और क्लियर हो जाएगा ये जैसे जैसे खत्म हो गया। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और ये यही शो करता है कि कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर आता है उसी से इसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने कर दिया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं जो के है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई, ठीक है। अगर रिएक्टेंट और ज्यादा होगा, ए बी सी डी ई एफ होगा तो वो लगते जाएगा, पावर आते जाएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ पावर, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, के का यूनिट निकालना है, तो रेट अपॉन ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई, ठीक है कि नहीं बताइए। अब यस। देखिए मैंने क्या किया कि रेट अपॉन में हमें बेसिकली चाहिए क्या, चाहिए तो यही ना एक्स प्लस वाई,
हमने क्या किया, बी को हटा के डायरेक्ट ए लिख दिया और ए को भी हटा के ए का पावर एन कर दिया ऑर्डर सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से सारी चीजें चेंज होंगी इसको फिट करने के लिए। जैसे ये x और y अलग था, ठीक है, हमने क्या किया, a ले लिया और a पे ही x प्लस वाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, x प्लस वाई कर दिया और x प्लस वाई के जगह हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखिए, पहले ध्यान से देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। अब अपने पास क्या आ जाता है कि k इज इक्वल टू रेट अपॉन में a का पावर n, ठीक है। आगे स्लाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स x प्लस वाई यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं। तो k इज इक्वल टू अपने पास है रेट अपॉन a का पावर n, और रेट का जैसे कि अब इन्होंने आपने बताया था कि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे कुछ भी हो, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, और इसका जो पावर आएगा वो क्या आएगा, ये जीरो ऑर्डर है तो पावर भी जीरो आएगा, तो ये किसी भी चीज का पावर जीरो वन ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, के का यूनिट होगा कि नहीं, बताइए। यस यस सर। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लूं, पहले देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये टू गलती से लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट, ठीक है, रेट अपॉन a का पावर n, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए का पावर एन का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर का पावर वन। अब यहाँ पे खुद ही देखिए कि मोल से मोल कैंसिल हो गया और पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पर सेकेंड बचा कि नहीं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड, हो जाएगा। यस सर। चलिए लिखिए, जरा पीछे स्लाइड करूं। नो हो गया, सक्षम, डन। यस सर। पीछे स्लाइड करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। देखिए अब अपने पास क्या है, एक और लास्ट समझाऊंगा इसमें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सर जी सर ऐसे तो ये कांस्टेंट की यूनिट वेरी कर रही है बार बार। हाँ, वैरी करेगी ही करेगी। यहाँ पे आपकी यूनिट वैरी करेगी ही करेगी क्योंकि पावर चेंज हो रहा है। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देख लेंगे, के इज इक्वल टू रेट का क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या आएगा, मोल पर लीटर का पावर टू। अब यहाँ देखेंगे हम, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, और लीटर माइनस में है तो पॉजिटिव होगा तो लीटर बचेगा, और पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं।
यस सर। तो देखिए आप वो भी देखे होंगे, इसका एग्जांपल देने वाला था मैं, अभी ध्यान में आया था, एक मिनट। हाँ ये वैरी करता है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर आता है, वेदर इट कैन बी जीरो, कहीं कहीं हाफ आ जाएगा तो कुछ और होगा, कांस्टेंट है उसके बावजूद। आप इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं? यस तो उसमें भी केसी का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें भी पावर ओवर आता है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से आता है कि नहीं? यस तो अगर जी सर। पावर वगैरह इधर उधर हो जाए तो उधर भी थोड़ा सा वैरी कर जाता है। यस सर। हो गया? चलिए तो आप लोग दो खुद से यूनिट निकाल के दिखाइए मुझे। कैलकुलेट यूनिट ऑफ rate constant for nth order and 10th order. nth ऑर्डर और 10th ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप दो बार ज्वाइन, जी सर। कह रहा हूँ आप दो दो बार ज्वाइन किए। यस सर। सर वो एक लैपटॉप से डन। अच्छा चलिए अच्छा। सर एनएफ ये जैसे आप ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट। बता दीजिए 1 माइनस एन आया या n माइनस 1 आया मोल का पावर? सर मोल का सर पावर 1 - 1 1 - n। 1 माइनस एन, और एल का पावर, लीटर का पावर n n माइनस - 1 आया होगा। -1 वेरी गुड। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जो अपने क्वेश्चंस देते हैं ना अभिनव, जैसे आपने पूछा कि ये पिंक कलर वाला या फिर कोई सा भी वाला, तो वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मतलब जो अपने सिलेबस में होगा, LICL वगैरह के बारे में ही पूछेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड नहीं पूछेगा मैक्सिमम टाइम जिसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, अगर आप बुक पढ़े तो। ठीक है, ये 10th ऑर्डर का आ गया। ओके यस सर। सर वो तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। उसी में पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? यस सर। -99 और माइनस। हाँ तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड होगा। और 10th ऑर्डर में क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू मोल माइनस n, ये 9 पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस
चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपने पास एक छोटा सा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी, और बोर्ड लेवल में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जितने रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं उतने मॉलिक्यूलरिटी होती है। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा तो एक मॉलिक्यूलरिटी होगी, दो मॉलिक्यूल होगा तो दो मॉलिक्यूलरिटी होगी, अगर तीन होगा तो टर मॉलिक्यूलर होगा। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलरिटी का सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ molecules, atoms, ions, मतलब जितने रिएक्टिंग स्पीसीज होती है जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन in an elementary reaction is called molecularity। इसे लिख लीजिए आप लोग पहले। डन। वेरी गुड। तो देखिए ये इसमें जैसे एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो उसको बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे, तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो उसको टर मॉलिक्यूलर कहेंगे, चार कर रहा है तो क्वार्टरनरी मॉलिक्यूल कहेंगे। वैसे बाई मॉलिक्यूलर तक ही है अपने सिलेबस में, ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं। ठीक है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 का नाम सुना है? यस। बस वही है, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर के लिए कहते हैं, SN2 बाई मॉलिक्यूलर के लिए कहते हैं। ठीक है। तो जितने रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, इसके पॉइंट्स वगैरह लिखते जाता हूं मैं। इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इसका प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। तीसरा आ जाता है इसके पास कि ये आपका फ्रैक्शन और एक्शन में नहीं जाता है। ठीक है। तो इट कैन बी एन इंटीजर, इंटीजर लाइक पॉजिटिव इंटीजर, इसमें लिख लेता हूं मैं 1 2 और 3। ठीक है। ये टर्म मॉलिक्यूलर भी नहीं जाता, बहुत कम जाता, बट इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन और नेगेटिव। ना नेगेटिव हो सकता, ना जीरो हो सकता, और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is equal to its order। कि अब ऑर्डर और इसको मिला दिया यहाँ पे। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग?
सक्षम अभिनव? Am I audible? पर जिसमें सिर्फ मतलब सिर्फ एटम एटम रिएक्ट कर रहे हो। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं हम। यस सर, जो मतलब एक ही बारी में पूरी रिएक्शन हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है? जी सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस। गुड। एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो अगर रिएक्शन गिवन होगा तो मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं। अगर जस्ट सपोज HI है और ये हाफ H2 प्लस हाफ I2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि HI का एक मॉलिक्यूल है और यही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं हम लोग तो H2 प्लस I2 देता है। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI है तो ये बाई मॉलिक्यूलर हो जाता है। ठीक है? यस सर। क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज का 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल है। क्लियर है? ऐसे ही बात होती है अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मोर देन वन स्टेप में हो। वो क्या होता है? मोर देन वन स्टेप में हो। तो हर एक अलग अलग स्टेप का आप अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है? इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? जी सर। यस। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity of each step of mechanism defined separately. Total molecularity has of a complex reaction, total molecularity of a complex reaction has, फिर लिखिए complex reaction is meaningless. is meaningless. ये लिख लीजिए आप लोग। डन।
डन। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलरिटी खत्म होती है। आपको अलग अलग पूछा जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी को इधर डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। और molarity can be only positive, cannot be fraction or zero. सर अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारा नेगेटिव या फिर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो फिर मोलिकुलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन में फ्रैक्शन में क्या है, जैसे ½ कुछ ऐसा होना चाहिए ना। जैसे मॉलिक्यूलरिटी में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा मॉलिक्यूलरिटी पहले ही बोल दिया कि फ्रैक्शन में मतलब हाफ नहीं आना चाहिए। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अगर हमने H2 कर दिया, ½ कर दिया, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते। मतलब पॉसिबिलिटी कोई ऐसा रिएक्शन दिखाइए, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके हम होल कर देते हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? जैसे इधर आया था ½ और I2, तो कोई एक आएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसको भी पूरा कर देंगे। ठीक है अभिनव? यस। तो देखिए सर पहले, हाँ बोलिए सक्षम। सर जीरो ऑर्डर वाला मतलब कोई केस एक बार एग्जांपल अभी जीरो आपको ऑर्डर पता वाला। चलेगा जीरो ऑर्डर वाला, अभी पूरा हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कराएंगे। ठीक है, कि जीरो ऑर्डर ओके। रिएक्शन होता है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टोटल एक दोनों तरफ डिफाइन कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये जीरो ऑर्डर वाला केस बेस की तो बात करने से मतलब एक्चुअल में जो जीरो ऑर्डर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके पावर पे डिपेंड करेगा कि जीरो हो। और जीरो जो होगा वो कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा ना। ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अरे सर ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। एक ही केस में कर सकते हैं। क्या? यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया हूँ, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। अगर हम उस एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाल ले तो ऑर्डर बता सकते हैं, या फिर ऑर्डर गिवन है उस एलिमेंट्री रिएक्शन का तो मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, इसके पावर पे डिपेंड करती है। तो अब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने, देखा कि इस रिएक्शन का पावर 0 लेना चाहिए, 0 ले लिया। ठीक है, उसमें एग्जांपल में लिखवा दूंगा किस किस का 0 होता है। समझ ओके आया? सर जैसे कोई चलिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका ऑर्डर निकालना है, हम्म। तो सर उसमें भी मतलब हर एक स्टेप दिया होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो वैसे ही निकालें। हाँ वो निकल जाता है, ऑर्डर वाला निकल जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी। जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने के का वैल्यू निकाल रहे थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, याद है क्लास 11 पे? यस सर। तो वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, नॉट अ बिग डील हो जाएगा इजी। चलिए आगे करते हैं हम लोग। यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, या फिर ये अभी रहने दीजिए, 1 मिनट लास्ट में लिखवाएंगे। टॉपिक डालिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। pseudo first order reaction।
ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए जरा, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 हो, उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल भी लूंगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। अ केमिकल रिएक्शन in which order of reaction is 1 but molecularity is more than 1 is known as pseudo first order reaction. Pseudo first order रिएक्शन। क्लियर है? या फिर इसको हम कहते हैं Yes. सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या फिर इसको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अभी सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए जरा। यहाँ पे है आपके पास CH3COO C2H5, इसमें हम वाटर डालते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दे देगा ग्लूकोज प्लस सॉरी इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल C2H5OH। ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे जब हम रेट की वैल्यू निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, CH3COO C2H5 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो H2O है ये एक्सेस में होता है, ये K मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक K होता है, रेट लिखते हैं तो K भी आता है। ये जो H2O है वो है एक्सेस में और ये K कांस्टेंट में, तो एक्सेस में जब H2O होता है तो इसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा रेट का वैल्यू, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O, दोनों को कांस्टेंट लेके K डैश ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3COO C2H5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए K डैश जो है वो बेसिकली K डैश है क्या, K इंटू H2O। ठीक है। तो यहाँ पे खुद ही देखिए आप कि इस रेट इक्वेशन के हिसाब से इस रेट लॉ के इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर जो n है, ऑर्डर वो कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, क्योंकि पावर क्या है इसका 1 है। और मॉलिक्यूलरिटी की जब बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी एक इसका एक मॉलिक्यूल इसका, ये बाइमॉलिक्यूलर है कि नहीं, बताइए। Yes sir, ये बाइमॉलिक्यूलर है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना है, 2 है। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 2। डन। विनो हो गया आपका? ठीक। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा जो दूसरा होगा C12H22O11 प्लस H2O, और इसमें H प्लस फिर से डाल रहे हैं हम लोग, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा C6H12O6। ठीक है। और C6H12O6,
एक है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा है आपके पास फ्रुक्टोज। ये रहा। अब देखिए हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे रेट की वैल्यू लिखें तो रेट इज इक्वल टू के इंटू C12H22O11 और फिर क्या आ जाएगा H2O। अब चूंकि H2O जो होगा वो किस में होगा, एक्सेस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K डैश इंटू C12H22O11। तो इस रेट के हिसाब से जो ऑर्डर दिख रहा है वो तो मुझे 1 ही दिख रहा है, और जो मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है हम लोगों को वो कितनी है, इस रिएक्शन के हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बताइए जल्दी जरा। सर 2। 2 है। अभिनव। यस सर, मॉलिक्यूलरिटी ऐसे लिखते हैं कि कितने मतलब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, पार्टिसिपेटिंग। हो गया सर जी सक्षम। सर इसका मतलब अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें वाटर को छोड़ के मतलब दूसरा कोई भी जो कंपाउंड अगर है वो एक्सेस में अगर होता है ना तो लिमिटिंग उसको रिएजेंट। छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। हाँ, H2 एक्सेस में होता है यहाँ पे। अब देखिए ना, शुगर में कितना ही मिलाते हैं आप, ये वाटर, वाटर ज्यादा होता है शुगर बहुत कम होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। The rate for a reaction A, B and C has been found ये फाउंड है, बाउंड नहीं है, ये बाउंड लिख दिया हूँ। Rate equals to K into A into B into C, K into A into B into C का स्क्वायर। ठीक है, how would the rate of reaction changes if concentration of C is doubled? Concentration of A is doubled. Question of both. सर चेंज मतलब क्या, रेशियो बताना है? How would the rate of reaction changes? हाँ, रेशियो बता दीजिए, या फिर जैसे कि आपने क्लास, जैसे फोर्स वगैरह की बात करते हैं ना, आपने उसमें देखा होगा ग्रेविटेशन में,
कि डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया। हो गया। यस पहले वाले का आंसर कितना आया? सर c स्क्वायर। स्क्वायर किसका अफेक्ट निकालना है? जी सर। रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बताना है ना। सी स्क्वायर का क्या मतलब है? देखिए इधर करना क्या है, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। अब हमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज डबल। मतलब कि जो नया वाला रेट है आर डैश, ठीक है, ये पुराना वाला आर है और नया वाला आर डैश इज इक्वल टू के इंटू ए, वैसे ही है, बी भी वैसे ही है, और जो सी है उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अभिनव ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका के इंटू ए इंटू बी इंटू मैंने क्या किया, सी का स्क्वायर कर दिया, और टू जो है टू का स्क्वायर उसको बाहर लेके यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, वो इसके बराबर है कि नहीं? तो जो नया वाला रेट होगा वो पुराने वाले के 4 टाइम्स होगा कि नहीं? रेशियो भी लेके निकाल सकते हैं आप इजीली। आप ओके लोग रेशियो भी लगा के निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने ठीक है, पावर को कर दिया। अच्छा यस सर मैंने सक्षम। पावर डबल। तो कंसंट्रेशन मतलब तो पावर ही होना चाहिए। हाँ जी, ये पावर ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए अभिनव? ये गिवन था और अभिनव ने बोला कि बस सी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो 2c यानी 4c स्क्वायर है, 4c स्क्वायर ही होगा ना, 4 को मैंने बाहर ले लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मैं लगा कंसंट्रेशन डबल मतलब वो जो पावर है वो डबल हो जाएगी। नहीं नहीं, कंसंट्रेशन डबल मतलब कंसंट्रेशन डबल। तो सर फिर हम फॉर्मूला में ऐसे क्यों लिखते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी? क्या मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए? मैं समझा नहीं। सर जैसे आपने रिएक्शन लिखवाया था एग्जांपल। अच्छा, ए प्लस बी बी। यस सर यस। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी बी प्लस डी डी कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें के तो आएगा ही। ठीक है, और ये जो चीजें लिखा है ए बी सी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, कौन मतलब रिएक्टेंट में होंगे, और रिएक्टेंट में तो होंगे लेकिन इनका जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, तो ये कहीं से भी दिया हुआ है, आपको क्या मतलब उससे? आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के,
क्या? सर जो यहाँ ABC दिए हैं वो रिएक्टेंट हो गए, और जो सर उनकी पावर है वो कॉन्सेंट्रेशन है ना? नहीं, पावर जो है वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। ABC जो है वो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है यहाँ पे देखिए जरा, 1 मिनट। तो मतलब जो C की पावर 2 दी गई है वो C की कॉन्सेंट्रेशन है पूरी। नहीं भाई, पावर तो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। यहाँ पे देखिए पहले, रेट लॉ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो के आ गया, ठीक है। अब ये जो पावर होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, नंबर होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होता। बात समझ में आया? यस सर। सक्षम? यस सर। और सर ये स्मॉल ए स्मॉल बी फिर इसका इनका मीनिंग क्या हो गया? अरे स्मॉल ए स्मॉल बी इट कैन, मतलब ये इसका क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मान लीजिए आपके पास H2 हाँ प्लस सर, सॉरी 3H2 समझ प्लस रहा हूँ। N2 है। अब ये देता है 2NH3, ठीक है। तो ये जरूर, ये क्या है? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे इसका 1 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जो आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जो आता है एक्स और वाई, वो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा इक्वेशन लिखवाया ए करके, ठीक है। इसलिए तो ओके इधर ओके लिखा हूं मैं। अच्छा। चलिए अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? सही से देखिए, पावर पावर होता है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और ये जो अंदर होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। यस सर, क्लियर। ओके। चलो दूसरा दूसरा वाला करते हैं हम लोग। बी वाला पार्ट करिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो ट्वाइस हो जाएगा। वेरी गुड, ट्वाइस हो जाएगा। तो C का 6 टाइम्स। सी का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बी और सी को डबल करेंगे 8 हो जाएगा। सक्षम, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? यस सर। बहुत आसान है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है इसके बेस, इसी बेस पे देख लीजिए। ये मेन इक्वेशन है अपने पास। मेन इक्वेशन क्या है अपने पास? जरा रेट इज इक्वल टू देख लीजिए, के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ आर डैश इज इक्वल टू के, ए को डबल करना है तो 2a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बाहर ले लेंगे, के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको दिख सर रहा है लास्ट ये, चलेगा 81 हो जाएगा। हाँ, तो 2r हो जाएगा। सिमिलरली के इंटू, इसमें क्या करना था दूसरे वाले में कि बी और सी को डबल करना था, तो बी और सी को डबल करना था, तो ये ए रहेगा, ये बी रह देगा, और सी को डबल कर देंगे तो ये 2 2 जो 4 2 जो 8 बाहर आ जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, और ये 8r हो जाएगा। सिमिलरली फिर से हम लास्ट वाला भी करवा देते हैं। के इज इक्वल टू 3 टाइम्स बढ़ा रहा है 3a 3b, और ये क्या हो जाएगा आपका 3c का होल स्क्वायर। तो 3 3 जो 9 यहीं पे हो जाएगा, 9 3 जो 27 27 3 जो 81 a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू आर डैश, ये के रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछता है। एनसीईआरटी में भी अब एक क्वेश्चन है, आप वहां से इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक डालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। स्लाइड चेंज करूं? यस। यस। चलिए, अपने पास आता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एनसीईआरटी और असाइनमेंट? जी सर। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जब बात होती है तो इसमें अपना देख लिया हमने कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम दो ही चीज के लिए यहाँ निकालेंगे, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अभी जो हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? अभिनव, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to zero power of the concentration। किसका? रिएक्टेंट का। क्यों? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन में हम किसको लेते हैं? रिएक्टेंट के ही कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। तो यहां देखेंगे हम, सबसे पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। रेट इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा, रिएक्टेंट की बात हो रही है तो माइनस डी आर अपॉन डी टी। और इसी रेट के हिसाब से रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आता है? के इनटू रिएक्टेंट का पावर क्या आएगा सक्षम? जीरो आएगा कि नहीं? पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। के इंटू आर का पावर जीरो आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अब बस हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर जीरो। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये लिख दूंगा कि डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू आर का पावर जीरो। और किसी भी चीज की पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? किसी भी चीज के पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता 1। है? वन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? के। और इसको उठा के इधर रख दूंगा तो ये के डी टी हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट। डी ऑफ आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। डी ऑफ आर का इंटीग्रेशन जो होगा, आप लोग चूंकि मैथ्स वाले हैं तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के टी हो जाएगा। और प्लस में आई आ जाएगा। और ये जो आई होता है बेसिकली आपका, ध्यान से देखिएगा पहले, ये जो आई होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अभी लिखेगा कोई नहीं? सक्षम? यस सर। अभिनव? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू, अपने पास मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है? मैंने आर इज इक्वल टू लिखा है माइनस के टी प्लस आई, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? एट टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने सपोज कर लिया जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली, जो रिएक्टेंट टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है? अब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो आर नॉट है। क्या है? आर नॉट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इस एक्सप्रेशन में टी का वैल्यू जीरो रखने जाऊंगा, ठीक है? तो माइनस के इंटू टी का वैल्यू जीरो रखूंगा तो टी का वैल्यू जीरो पे हमारा आर जो होगा वो आर नॉट होगा कि नहीं? जो आर होगा वो आर नॉट होगा, होगा कि नहीं? सक्षम? अभिनव? तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? आई आ गया। अब इस आर नॉट आई का वैल्यू पता है कहाँ सब्सटीट्यूट करना है? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए आर तो ऑलरेडी था, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में क्या आ जाएगा? आर नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे के टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आर नॉट माइनस आर, ठीक है? और यहाँ पे अगले पॉइंट पे लिख सकते हैं कि टी या फिर के का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है? निकाल सकते हैं कि नहीं?
K इज जी इक्वल सर। टू यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आया था, R नॉट माइनस आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग R नॉट माइनस आर अपॉन में आ जाएगा T। तो दिस इज योर K का वैल्यू, ठीक है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला बनता है, ठीक है, और चूंकि माइनस है इस वजह से जो ग्राफ होगा वो क्या होता है, डाउनवर्ड चला जाता है, और यहाँ होता है आपका आर नॉट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, यहाँ पे टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, ठीक है, आर के बीच का ग्राफ है, ठीक है। स्लाइड पीछे करो। यस सर। तो यहाँ से शुरू हुआ है और एक एक पॉइंट समझ समझ के लिखेंगे आप लोग। सर ये वाला लिखिए, नेक्स्ट कर। नेक्स्ट अभिनव आप भी लिख चुके हैं? यस। हो गया। एक सेकंड। डन। चलिए ये भी लिख लीजिए आप लोग। अभिनव असाइनमेंट में और कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर, बाकी तो ओके। बाकी अपने पास क्या क्या है इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हाफ लाइफ है, ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर्हेनियस इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, फिर कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा आ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म होने से पहले आप लोग प्रैक्टिस करके आ जाएंगे अच्छे से, एनसीईआरटी वगैरह तो चैप्टर भी खत्म कर लेंगे, ठीक है, इजीली। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा अलग चैप्टर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी बात होती है, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। अगर आपने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, उसके लास्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह की बात की गई थी, उसको अगर आप सही से जानते हैं तो बहुत आसान लगेगा, और आसान चैप्टर है, उसमें भी कुछ टफनेस नहीं है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होगा वो, ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग? तो जी सर। कोशिश करेंगे हम लोग कि सिलेबस तो मैं अपने तरीके से लेके चल रहा हूँ कि जल्दी हो जाए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस जिस हिसाब से सिलेबस हो रहा है आप लोग भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, नहीं तो एक बार बैठेंगे अगर नहीं करेंगे, फिर एक बार बैठेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। तो साथ साथ में
आराम से करते जाइए सिलेबस, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह। ओके सर। केमिस्ट्री कोई अच्छी रेफरेंस बुक? रेफरेंस बुक की जरूरत, देखिए रेफरेंस बुक बच्चे बहुत सारे खरीद लेते हैं और करते कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं सच में तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी करिए, ये असाइनमेंट करिए, और उसके बाद अगर आप जेई लगाना चाहते हैं तो अलग अलग राइटर के जैसे क्वेश्चंस वाला ही बुक लीजिए, ठीक है। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ क्वेश्चंस वाला। जैसे आपके पास SKM सर या MS चौहान सर का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। नरेंद्र अवस्थी जो वो कोटा वाले थे, इन ये सारे राइटर कोटा से हैं, उनका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चंस वाला यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक। और प्लस एक और वो VJ सर जो है, विशाल जोशी सर, ठीक है, उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या VKJ। तो उन बुक्स में ना बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट बुक टू। सर हाँ, सर मेरे पास वो है KS वर्मा की है, केस वर्मा भी अच्छे हैं, ठीक है। संगेज कोई सी भी पब्लिकेशन। बुक हो, सिंगेज का। हाँ यस। अच्छा, सिंगेज के सारे बुक्स होंगे आपके पास फिर। हाँ सर, वो साइट वाले वो 6 बुक है। हाँ, वो काफी महंगा भी आता है ना। और वो जो कोई सा भी बुक हो जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक बेकार नहीं होता, ठीक है। यस सर। अभिनव समझ में आया? अभिनव, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, सक्षम, यस ठीक है।